के उस आलीशान अपार्टमेंट में जो सन्नाटा पसरा था वह किसी शांति का प्रतीक नहीं बल्कि एक आने वाले खौफनाक तूफान की आहट थी। राहुल राजेश और रीता का इकलौता बेटा 6 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी हरकतें किसी भी सामान्य बच्चे जैसी नहीं थी। वो घंटों अपने कमरे में बंद रहता, दीवारों पर कोयले से अजीबोगरीब आकृतियां बनाता। एक बहुत बड़ा पेड़, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें नहीं थी। ये देखकर राजेश और रीता की रातों की नींद उड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने इसे बचपन का तनाव बताया, लेकिन रीता का दिल जानता था कि यह कुछ और है। राहुल अक्सर एक ऐसे गांव की बातें करता था जहां वह कभी गया ही नहीं था, भैरवगढ़। उसने जिद पकड़ ली थी कि उसे अपने असली घर जाना है। राजेश ने जब भैरवगढ़ के बारे में इंटरनेट पर खोजा तो पता चला कि वह महाराष्ट्र के एक सुदूर इलाके में बसा एक वीरान गांव है। अजीब बात यह थी कि राजेश के पिता ने सालों पहले उसी गांव में एक पुरानी हवेली खरीदी थी जिसे राजेश ने कभी देखा नहीं था। राहुल की गिरती मानसिक स्थिति और शहर के कोलाहल से दूर जाने की चाह में राजेश ने परिवार को कुछ दिनों के लिए भैरवगढ़ ले जाने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद खुली हवा और गांव का माहौल राहुल को ठीक कर दे, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह अपने परिवार को उसी नर्क में ले जा रहा है जहां से यह सारा खौफ शुरू हुआ था। रीता, तुम्हें यकीन है ना कि हम सही कर रहे हैं? ये गांव नक्शे पर बमुश्किल नजर आता है और ये रास्ता जैसे कोई शमशान की तरफ जा रहा हो। मुझे नहीं पता राजेश, लेकिन राहुल को देखो, जब हम इस रास्ते पर आए हैं ये कितना शांत है, जैसे ये इन रास्तों को पहचानता हो। हम घर पहुंचने वाले हैं। मेरा पेड़ मेरा इंतजार कर रहा है। गाड़ी भैरवगढ़ की सीमा में दाखिल हुई। यह गांव किसी मुर्दा घर से कम नहीं लग रहा था। सूरज ढलने वाला था और शाम के धुंधलके में गांव की इक्का दुक्का झोपड़ियां प्रतिबाधित सी लग रही थी। गांव वाले उन्हें देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। किसी की भी आंखों में स्वागत का भाव नहीं था, केवल एक खौफ था। गाड़ी गांव के आखिरी छोर पर बनी एक विशाल खंडहर हो चुकी हवेली के सामने रुकी। हवेली का मुख्य द्वार लोहे का था जिस पर जंग लग चुकी थी। जैसे ही राजेश ने दरवाजा खोला, एक मनहूस चरमराहट की आवाज हवा में गूंज उठी। हवेली के बीचों बीच एक विशाल सदियों पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें हवेली के फर्श को फाड़कर बाहर निकल आई थी। हवेली के अंदर जाते ही रीता को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसकी रीढ़ की हड्डी पर रख दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह यहाँ पहले भी आ चुकी है। राजेश, इस घर में घुटन है। मुझे यहाँ से मिट्टी और सूखे खून की बदबू आ रही है। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। रीता, तुम भी राहुल की तरह बातें कर रही हो। ये बस एक पुरानी हवेली है, कल सुबह सफाई करवा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वह आ गई है। वह बहुत गुस्से में है पिताजी। रात का अंधेरा गहराने लगा था। हवेली के बाहर झींगुरों की आवाजें भी अचानक बंद हो गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि रीता को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। आधी रात को अचानक रीता की आंख खुली। उसने देखा कि राहुल अपने बिस्तर पर नहीं था। घबराहट में वह राजेश को जगाए बिना कमरे से बाहर निकली। बाहर आंगन में हल्की चांदनी में उसने जो देखा उससे उसकी नसें जम गई। राहुल उस विशाल पीपल के पेड़ की मुंडेर पर खड़ा था। चीखें सुनाई देने लगी। राहुल, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे मत जागो। तुम मुझे राहुल क्यों बुलाती हो? मैं राहुल नहीं हूँ। और तुम तो रेणुका हो ना? रीता, क्या हुआ? तुम राहुल को लेकर इतना तनाव क्यों ले रही हो? राहुल क्या बकवास कर रहा है? वो मुझे माँ नहीं कहता, वो मुझे रेणुका कहकर बुलाता है। राजेश, रेणुका कौन थी? और मुझे इस हवेली के चप्पे चप्पे की पहचान क्यों महसूस हो रही है? रेणुका वही है जिसे तुमने दफनाया था पिताजी। क्या आपको याद नहीं? मैं अंश हूँ, आपका अंश। राजेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। राहुल की आवाज, उसके हाव भाव, सब कुछ बदल चुका था। दरअसल साल 1996 में भैरवगढ़ की यह हवेली तब गांव की सबसे आलीशान इमारत हुआ करती थी। अमरेंद्र अपनी पहली पत्नी रेणुका और 7 साल के बेटे अंश के साथ यहाँ रहते थे। रेणुका बेहद खूबसूरत, संस्कारी और धार्मिक महिला थी। वह गांव वालों की मदद करती थी और सभी उसका सम्मान करते थे। लेकिन अमरेंद्र का दिल काला था। उसकी नजर रेणुका के नाम पर मौजूद इस विशाल हवेली और उस पैतृक संपत्ति पर थी जो रेणुका के पिता ने उसके नाम की थी। अमरेंद्र का अफेयर शहर में अपनी सेक्रेटरी के साथ चल रहा था। वह इस गांव और रेणुका से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन संपत्ति के कागजात रेणुका के नाम थे। इसीलिए अमरेंद्र ने एक खौफनाक साजिश रची।
हवेली में अक्सर एक अजीब सा दिखने वाला लालची और क्रूर तांत्रिक आने लगा था। आप आजकल बहुत परेशान रहते हैं, रात रात भर हवेली से बाहर रहते हैं। क्या बात है? और ये तांत्रिक हमारे घर क्यों आ रहे हैं? मुझे उनसे डर लगता है। ये सब व्यापार की उन्नति और इस हवेली की शांति के लिए है रेणुका। तुम्हें समझ नहीं आएगा, बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आज रात अमावस्या है। अंश को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास भूल कर भी मत जाना। क्यों? अंश वहाँ खेलता है, उसे वो पेड़ बहुत पसंद है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा ना, मत जाना। अगर वो गया तो उसका जो हश्र होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। उस रात आसमान से कहर बरस रहा था। भारी बारिश और कड़कड़ाती बिजली के बीच हवेली का आंगन किसी श्मशान घाट जैसा लग रहा था। अमरेंद्र ने तांत्रिक के साथ मिलकर एक बीभत्स अनुष्ठान शुरू किया। तांत्रिक ने बताया था कि अगर इस पीपल के पेड़ के नीचे किसी अपने ही खून की बलि दी जाए और उसकी मां को उसी मिट्टी में जिंदा दफन कर दिया जाए तो यह जमीन काले जादू के प्रभाव में आ जाएगी। संपत्ति हमेशा अमरेंद्र के पास रहेगी और उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। इधर अंश, जो नींद में चल रहा था, धीरे धीरे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। अमरेंद्र के हाथों में एक धारदार लाल रंग से रंगा हुआ खंजर था। उसने कांपते हाथों से लालच में अंधे होकर अपने ही बेटे के गले पर पांव कर दिया। मासूम अंश की एक हल्की सी चीख निकली और उसका खून पेड़ की जड़ों में समाने लगा। चीख सुनकर रेणुका पागलों की तरह बाहर दौड़ी। मेरे बच्चे, नहीं! ये आपने क्या किया? आप इंसान नहीं, राक्षस हैं। आपने अपने ही खून को मार डाला। माफ करना रेणुका, पर मुझे ये संपत्ति चाहिए, तुम्हारी ममता और ये गांव की जिंदगी नहीं। जल्दी करो अमरेंद्र, इसके खून को जड़ों की गहराई तक जाने दो और इस औरत को इसी पेड़ के नीचे बने तहखाने में धकेल दो। इसे जिंदा गाड़ना होगा। रेणुका को घसीटते हुए उसी अंधेरे तहखाने में अमरेंद्र ले गया। वह चीखती रही, खरोंचती रही, लेकिन अमरेंद्र उसको तहखाने में धक्का दे दिया और तहखाने का भारी दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन मरने से पहले रेणुका की वह खौफनाक चीख हवेली के हर कोने में गूंज उठी। मैं वापस आऊंगी अमरेंद्र, इसी कोख से, इसी मिट्टी से लूंगी, और तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक तुम्हारा पूरा वंश खत्म न कर दूं। मेरी आत्मा इस हवेली को कभी आबाद नहीं होने देगी। हवेली के आंगन में खड़े राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल, जिसके अंदर अंश की रूह प्रवेश कर चुकी थी, अब राजेश के सामने खड़ा था। उसकी मासूम आंखों से अब खून के आंसू बह रहे थे। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। तभी राहुल, बेटा शांत हो जाओ। मेरे बच्चे को छोड़ दो। जो कुछ भी 30 साल पहले हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं तो यहाँ बस रहने आया था। तुमने हमें वहाँ रहने के लिए क्यों चुना? क्योंकि तुम भी उसी लालच का हिस्सा थे राजेश। तुम्हें सस्ते में घर चाहिए था और उसे, उस कातिल अमरेंद्र को अपनी रूह को शांति देनी थी। इसलिए उसने ये घर तुम्हारे पिता को बेच दिया था। नहीं राजेश, अमरेंद्र अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है, और मेरा काम अधूरा है। रीता की चाल ढाल पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें सफेद हो गई थी और चेहरे पर एक भयानक पीलापन था। वह अब रीता नहीं बल्कि रेणुका बन चुकी थी, एक प्रतिशोधी आत्मा। राजेश उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रीता का हाथ पकड़ा, एक अदृश्य और बेहद शक्तिशाली झटके ने उसे हवेली की दीवार पर दे मारा। वह बेहोश हो गया। रीता और राहुल हवेली से बाहर निकले। उनकी मंजिल मुंबई थी, जहां अमरेंद्र अब एक बेहद बूढ़े और बीमार इंसान के रूप में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। जब रीता और राहुल मुंबई के उस बंगले में पहुंचे तो रात के 3 बज रहे थे। अमरेंद्र अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, मशीनों के साथ सांसें ले रहा था। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और लाइफ सपोर्ट मशीन बीप करने लगी। अमरेंद्र ने आंखें खोली। जैसे ही उसने रीता और राहुल को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगले दिन सुबह मुंबई पुलिस को अमरेंद्र की लाश उनके बिस्तर पर नहीं मिली। उनकी लाश उसी भैरवगढ़ गांव की हवेली में, उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिली जहां 30 साल पहले अंश को दबाया गया था। अजीब बात यह थी कि लाश के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन अमरेंद्र का चेहरा खौफ से जमा हुआ था। जब राजेश को होश आया तो उसने देखा कि रीता और राहुल हवेली के आंगन में शांत बैठे थे। वे बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। रीता को कुछ याद नहीं था और वे मुंबई गए भी थे या नहीं। वह राजेश से पूछ रही थी कि उसके सिर में इतना दर्द क्यों है। राहुल भी अब सामान्य लग रहा था। राजेश ने राहत की सांस ली। अब हम एक परिवार है ना पापा। आपने मुझे बचा लिया, लेकिन बस
अब उस तांत्रिक को ढूंढना बाकी है जिसने मेरे गले पर चाकू चलाया था। कौन तांत्रिक राहुल? वो तो सालों पहले मर चुका होगा। नहीं पापा, वो मरा नहीं है, वो तो हमारे साथ ही है। वो तांत्रिक कोई और नहीं, दादाजी थे, आपके पिता, जिन्होंने ये हवेली अमरेंद्र से इनाम में ली थी। राजेश का खून शरीर में जम गया। उसे एहसास हुआ कि ये रूहें तब तक शांत नहीं होंगी जब तक एक एक अपराधी का अंत न हो जाए। और अगला नंबर उसके अपने पिता का था, और शायद उसके पूरे परिवार का।